नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय शीतल पी सिंह सर। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल बंगाल में बदलाव की बात कहकर भाजपा सत्ता में आई। कहा हिंसा होती है, हिंसा नहीं होगी। और पहले चरण में एक बार ये दर्शाने का प्रयास भी किया गया कि हिंसा को हमने पूरी तरह रोक लिया, कोई पुनर्मतदान नहीं होने दिया। दूसरे चरण में फिर 15 बूथों पर पुनर्मतदान हुआ। उसके 2 दिन बाद एक विधानसभा का पूरा चुनाव ही पोस्टपोन्ड हो गया, यानी 285 बूथों पर यह भी मैक्सिमम रहा। अब उसके बाद बीजेपी की विकराल जीत, अपार जीत, और उसके बाद जो हिंसा का दौर शुरू हुआ वो टीएमसी को भी पीछे छोड़ता दिखा। अब तक आंकड़ों के मुताबिक जो रात शुभेंदु अधिकारी के पीए की जान गई है, उस समेत 5 लोगों की जान जाने की खबरें हैं। लेकिन ये खबरें मीडिया से गायब क्यों हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पर रिपोर्ट क्यों नहीं की जैसी हर बार करती थी? अमित शाह का वो सैकड़ों कंपनी, सीएपीएफ, सीआरपीएफ फोर्स कहाँ है? तो ये कई सवाल समझने का प्रयास करेंगे सर से। आखिर हिंसा हो रही है, मोदी के चाणक्य पटना में बैठकर मंत्रिमंडल विस्तार का लुत्फ उठा रहे हैं, और मोदी जी आज टाटा बाय बाय 8 किलोमीटर ऐसे ही हाथ दोनों हिलाते रहे पटना में। आखिर क्या हो रहा है सर? जो हिंसा का दौर शुरू हुआ है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार के निजी सहायक की भी अगर हत्या हो जाए तो फिर राज्य में कौन सुरक्षित हो? नहीं, जो बंगाल में हो रहा है दरअसल ये ट्रेलर है, ये पूरे भारत में होना है। जो राजनीति हो रही है, जिस तरह से हो रही है, जो कुछ बोला जा रहा है, जिस तरह से बोला जा रहा है, और जिसको दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि संवैधानिक संस्थाओं की मूक सहमति प्राप्त है। ये इस देश को आग में झोंकने की ओर बढ़ चुके हैं ये लोग, और कामयाब है। मैं तो ये कहूंगा कि कामयाब है। यही सब तो ये करते रहे हैं, और ये सब करने वाले सब लोग एक ही मंच पे आ चुके हैं अब। तो अब इसकी कीमत आम लोगों को चुकानी है, क्योंकि ये फैसला आम लोगों ने उनको चुनने का किया है। इस देश में जो चुनाव की प्रणाली है उसके आधार पर लोकतंत्र है। लोगों ने उन्हें चुना है, वो जो सर्विस दे सकते हैं वो सर्विस दे रहे हैं। उनकी सर्विस यही है कि वो इस देश को आग में झोंक दें। जिस तरह की भाषा शुभेंदु अधिकारी बोलते रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जैसे जो कुछ इजराइल ने गाजा में किया वही हम करेंगे। तो आप क्या समझते हैं, इसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी? इस तरह की बातों की प्रतिक्रियाएं क्या नहीं होती हैं? ऐसे असंख्य वीडियोस हैं जिसमें उनके बीजेपी के नेतागण इसी भाषा में बोल रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री भी यही भाषा बोलते हैं, और हमारे जो केंद्रीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इसको थोड़ा पर्दा डाल के बोलते हैं, वो भी वही बोलते हैं एक्चुअली। तो ये सब लोग इस देश को क्या करना चाह रहे हैं भाई? हमने पहले ही विभाजन का इतना बड़ा दंश सहा है 47 में। चलो वो तो अंग्रेजों की चाल थी, अंग्रेजी राज था, वो इस देश को आजादी पहले नहीं करना चाहते थे, तो गुलाम रखना चाहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, वो कमजोर हो गए, उनको आजादी देनी पड़ी। तो वो ऐसा करके जाना चाहते थे कि हम लंगड़े रहें और उन पर आश्रित रहें। ये तो भारतीय नेताओं का, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उनकी दूरदर्शिता और समझदारी थी कि उन्होंने भारत को एक गणराज्य के रूप में, एक लोकतांत्रिक, सभ्य, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में विकसित किया। एक ऐसा संविधान अंगीकार किया जैसा दुनिया में बहुत अच्छे संविधान जो है दुनिया में, उनमें सबसे श्रेष्ठ, मतलब सबसे अगर शुरू के 3 4 5 लिए जाए तो उस जैसा है। और जिसने इस देश को 78 साल तक एक रखने में, एकजुट रखने में और विकसित होने में मदद की। लेकिन अब लग रहा है कि हम वो सब चीजें गंवाने जा रहे हैं। जितने आजादी की लड़ाई के एक लंबे संघर्ष के बाद, और उसके बाद देश को देश बनाने के एक लंबे संघर्ष के बाद, हम अब यहां पहुंच गए हैं कि अपने देश में अपनी ही सरकार स्वयं ही गृह युद्ध कराने के लिए सड़कों पर है। और कीमत हम देख ही रहे हैं। ऐसे साधारण नागरिक इसकी कीमत चुकाते हैं हमेशा।
दंगे होते थे तब भी गरीब ही मारे जाते थे, साधारण ही लोग मारे जाते थे। दंगे जहां भी होते हैं उससे साधारण ही लोग मारे जाते हैं। अब इस देश में तो हम लोगों ने इस दौर में जो विकास हुआ है वो विकास भी बहुत थोड़े से हिस्सों में बंट गया है। कुछ लोगों के पास सारा विकास इस देश का जो है चला गया है, उनके पास तो प्राइवेट प्लेन है, उनके पास विदेशों में घर है, उनके पास विदेशी बैंकों में जमा पैसा है, उनकी कंपनियां यहाँ काम कर रही, पैसा माल लत्ता सब बाहर होता है। यहाँ के जो अफसर हैं जो इस देश की नीतियां बनाते हैं, जजेस हैं, बड़े बड़े पत्रकार भी हैं, ये सब जो एक क्लास है 40-50 लाख लोगों का जो देश पर शासन कर रहा है, इनके तो सबके अंतर्राष्ट्रीय तारतम्य है। अगर इस देश में आग लगेगी तो इनका कुछ नहीं होगा, ये सब अपने अपने जहाजों में बैठ के फुर्र हो जाएंगे। जैसे अभी सर बांग्लादेश में आग लगी थी तो वहां की प्रधानमंत्री वहां से उड़ के भारत आ गई। ये लोग तो निकल जाएंगे, कभी कोई कोई पकड़ा गया है 2-4 में से एक आध कोई और उसको पब्लिक ने कुछ कर दिया तो वो एक खबर बनेगी। बाकी सब लोगों के लिए ये एक ऐसा देश छोड़ देंगे जिसमें हम मार काट रहे होंगे एक दूसरे को, धर्म के नाम पर और दूसरे नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर, तमाम और दूसरे कारणों से, आर्थिक असमानता के नाम पर। तो हम उस तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बंगाल एक ट्रेलर है, लेकिन अब इस देश के नागरिकों का और खासकर उनका जिनको थोड़ी बहुत शिक्षा दीक्षा मिल गई है इस गरीब देश में, एक विकासशील देश में, जिनके पास ज्ञान की रोशनी पहुंची है, अगर उस रोशनी का वो नहीं उस समझना चाहते, वो भी अगर हिंदू मुस्लिम और क्षेत्रवाद और जातिवाद के आधार पर अपनी बातें, अपना विचार, अपना आचार रखते हैं, तो वो सब मिलजुल के इस देश को उस कठिनाई की ओर ढकेल रहे हैं, जिसको मैं फोर्स ही नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि ऐसे ही दिख रहा है। सर बड़ी तादाद में फोर्स लगाने की चर्चा थी और उस चर्चा को कहा गया कि अगले 6 महीने तक वो सब फोर्स वहीं रहेगा। ये लिखित आदेश है और बाकायदा मीडिया में वक्तव्य है। वो अधिकारी थे जिन्हें पता थी कि जहांगीर ही सबसे बड़ा खराब है, तो घर घर जाके धमकाना, ये सब दौर चला। वो अधिकारी अफसर कहाँ हैं भाई? किसी मुख्यमंत्री पद के दावेदार को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के पीए को सरेआम गोलियां मार दी जाती हो, उसकी मौत हो जाती हो, फिर सर सवाल तो उठेंगे, लोग पूछेंगे तो कि राज्य में कानून व्यवस्था का दौर क्या है। अरे अब तो आपके अपने डीजीपी नियुक्त हैं, उनका आपने कार्यकाल भी बढ़ा दिया 6 महीने, और उसके बाद कौन है? अभी मैं एक चैनल का सर देख रहा था, थंबनेल, बड़ा चैनल है, राष्ट्रीय चैनल है, वो लिख रहा है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी गिरफ्तार। और सर कुछ नहीं कोई बोलने वाला, इस देश में दौर क्या आ गया है? नाम लीजिए, नाम क्यों नहीं न्यूज लीजिए? 18, न्यूज 18 सर, नाम किसका? लेने में कोई अंबानी दिक्कत थोड़ी। तो बताइए, अंबानी का चैनल है। ये बदमाश जो है इस देश के, अडानी, अंबानी और इस तरह के लोग जो सबके पैसे विदेशों में है, बंगले विदेशों में है, बच्चे विदेशों में है, जरूरत पड़ने पर प्राइवेट जेट और सब इनके पास ही उड़ जाएंगे और अपने चैनल से आग लगा के आपके और हमारे बच्चों को खतरे में डाल रहे हैं। नाम लेकिन बदमाशों को कहिए ना। एनडीटीवी में एक बहुत बड़े पद पर है आदित्य राज कौल, बहुत बड़े पद पे है, करोड़ों रुपए का होगा सालाना पैकेज। अभी उसका ट्वीट देखिए, इलाहाबाद का वीडियो बंगाल का बता के ट्वीट कर रखा है उसने। कम से कम 6 फैक्ट चेकर ने उसके नीचे लगा दिया कि क्या तुम इतने बड़े पद पे हो, कथित पढ़े लिखे हो, दुनिया भर जो देश में सबसे अच्छी पढ़ाई वो तुम्हें हासिल हुई है, विदेशों में भी पढ़ के आए हो, पुरस्कृत जर्नलिस्ट हो, और फर्जी वीडियो लगा रहे हो और बताने पे हटा भी नहीं रहे हो। वो अडानी का चैनल है, उसमें है वो। नाम लेके कहना होगा, मैंने पोस्ट डाली उनका नाम लेके, सारी उनकी शिक्षा सारा लिख दिया है, ये है यहाँ पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये कर रहे हैं, ये हमारे आपके बच्चों को खतरे में डाल रहे हैं। इस देश में आग लगेगी तो हम आगे जाएंगे। ये तो बिल्कुल गलत है, और टीवी 9 भारतवर्ष चला रहा है कि करा दिया ममता बनर्जी और उन्होंने हत्या करा दी। सर ऐसे कैसे काम चलेगा? मीडिया कब से तय करने लगा किसने हत्या करा दी? पुलिस का काम है, जांच करेगी, दोषी होगा वो जेल जाएगा, और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम हिंसा के पक्षधर थोड़े ही है, हम किसी मौत के पक्षधर थोड़े ही है। मौत तो किसी के घर आती है, वो सर अंधकार लाती है।
अब देखिए ये सब ये अब हम, मतलब मैं जो शुरू में कह रहा था कि हमें अराजकता की ओर ठेला जा रहा है, ये सब मिलजुल के हमें अराजकता की ओर ठेल रहे हैं। इस देश में आग लगाने की तैयारी है, और ये अपने स्वार्थों में देख नहीं रहे हैं कि इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसको वो लोग देखें जिसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर वो भी नहीं देखेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं? सर, सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि अगर हार जीत का आंकड़ा कटे हुए वोटों के जो एसआईआर में कटे हैं उनके ऊपर नीचे होगा तो हम विचार करेंगे। क्या आपको लगता है कि विचार होगा? हालांकि ऐसी बहुत बड़ी ताकत तादाद में सीटें हैं। ये चुनाव ऐसे जैसे हुआ है, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ही जिम्मेदार है। उसने कार्यपालिका का काम अपने हाथ में ले लिया, कहा मैं स्क्रूटनी करूंगा, और फेल हो गया। फिर भी चुनाव भी करा दिए, 27 लाख लोग बाहर खड़े हैं, सब चीज। अब कमाल है, क्या कहा जा सकता है? नतीजा क्या हो रहा है? हमारा संविधान, संवैधानिक व्याख्याएं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले चिथड़े चिथड़े हो रहे हैं। बुलडोजर पर भी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और बंगाल में इस समय जुलूस जो निकल रहे हैं उसमें बुलडोजर लेके लोग घूम रहे हैं, और बुलडोजर से एक घर भी तोड़ा उन्होंने इसी दौरान, एक ऑफिस तोड़ा, एक मुसलमान की दुकान तोड़ी। तो ये सब क्या है? अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, उसको कोई लाज शर्म है? माफ करिएगा, ये भाषा आपके लिए नहीं है, लेकिन आपने इस परिस्थिति में पहुंचा दिया। आप अपने अपने ऑर्डर्स की रक्षा करिए हुजूर, भाई बाप, हमें मत। आपने जो खुद अपने लिए कह रखा है उसकी तो रक्षा करिए। तमिलनाडु का गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है क्लियर, जो पार्टी नंबर में सबसे आगे होगी, जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होंगी, उसको बुला के आप न्योता दे देंगे कि हाँ भाई तुम सरकार बना के दिखाओ। फ्लोर ऑफ हाउस पे बहुमत, फ्लोर ऑफ हाउस पे तय होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मान्य फैसला है, लगातार माना जा रहा है। वो वहां का जो गवर्नर है उसने रोक दिया, कहा बहुमत की पूरी चिट्ठियां लेके आइए। उसको मालूम है 5-6 कम है, वो इंतजार कर रहा है कि किसी तरह से बीजेपी इसमें प्रवेश कर जाए। एक एमएलए आया है बीजेपी का पूरे तमिलनाडु में, लेकिन वहां का गवर्नर बीजेपी ने लगा रखा है। वो अभी भी बीजेपी के सपने देख रहा हो, सोच रहा हो कोई जोड़ गांठ कहीं से अमित शाह आ कर दे और बना ले। क्या हो रहा है भाई इस देश में? मतलब सब मान्य सिद्धांतों का, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का, हाई कोर्ट के फैसलों का, सब चीजों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उड़ाओ। सर, इस सरकार में शामिल होने की जो कांग्रेस ने भूमिका निभाई है उसको आप कैसे समझ रहे हैं? देखिए वो कांग्रेस जाने, मुझे तो ये मेरी ये राय थी कि कांग्रेस कुछ भी करती, वो पहले एक अलायंस में थी डीएमके के साथ। कुछ भी करने से पहले उसको अपने अलायंस में बात करनी चाहिए, सहमति लेकर अगर वो करते वो बेहतर तरीका था। इस तरह से करना जैसे उन्होंने किया और जैसी खबरें आ रही हैं, मैं इसको ठीक नहीं समझता। कल डीएमके ताकतवर थी, आप उसके पाले में थे, आप तो अकेले ताकतवर नहीं है। आज एक नया आदमी जीत के आ गया, आप तुरंत वहां से कूद के यहां चले गए। ये सब राजनीति नहीं होती, ये बचपना है। और इस तरह के बचपने से बहुत सारे नुकसान इस देश को पहले ही राजनीतिक तौर पे, और कांग्रेस को तो बहुत, सबसे ज्यादा नुकसान खुद कांग्रेस को हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि उस टीवी के को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, टीवी के ने बुलाया, उनके पिता ने बयान भी दिया है। लेकिन आप अगर किसी के साथ अलायंस में 10 साल से है, वहां अच्छा बुरा खट्टा मीठा आपने देखा है, अच्छा अच्छा गप कड़वा कड़वा थू, ये करेक्टर नहीं है, ये बताता है कि आप में कोई चरित्र नहीं। सर, ये जो अब टैक्स के पैसे से रोड शो और अब ये जीतने के बाद जश्न और जीतने से पहले जश्न, दो तरीके के जश्न अब शुरू हो गए हैं। जो नया कल्चर आया है, कहीं झालमुरी, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई एक व्याख्या। आज बीजेपी का हर नेता झालमुरी का थाली में लेकर, पैकेट में लेकर पूरी झालमुरी कर रहा है। तो सर, देसी झालमुरी हो गया, क्या हुआ सर? देश की अस्मिता झालमुरी हो गई। बिल्कुल हो गई साहब, बिल्कुल हो गई। ये तो एक आपने प्रधानमंत्री नियुक्त करा लिया है, या उन्होंने अपने आप को आपसे नियुक्त करवा लिया है, जो इस गरीब देश में, जिसमें एक बहुत बड़ी आबादी है जिनकी पिछले 12 साल में इनकम बढ़ने की जगह घटी है, ये आबादी 70% है।
जो बाकी बचे 30%, उसमें से सिर्फ 10% की इनकम में असाधारण वृद्धि हुई है, और उसमें से भी जो 1% या उससे भी कम है सबसे ऊपर वाले, उनकी 1000%, 1200% ऐसी वृद्धि हुई। तो एक और आपकी नीतियां जो है, एक बहुत बड़े समाज को, यानी 70% समाज को तो उन्होंने और गरीब किया। 14 में जब मोदी जी आए, उस समय अगर वो 100 रुपए कमा रहा था, तो डॉलर के अगेंस्ट 100 रुपए की वैल्यू जो थी 1.6, 1.7 डॉलर थी। अब उस डॉलर की वैल्यू 1.10 रह गई है, 95 तक, बल्कि और भी कम, 1.5 रह गई है, और भी शायद कम। तो एक 60 की जगह 1.5 रह गई, और इनकम बढ़ी नहीं। जो मजदूरी उसको तब मिलती थी लगभग वही अब मिल रही है। इस बीच इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई चीजों के दाम दुगने पे ले जा चुकी है, तो उसकी खरीदने की ताकत कम हो गई। ऐसे दौर में आप ऐसे प्रधानमंत्री को पालें जिनकी एक एक सभा में 60-60, 70-70 करोड़ रुपए कम से कम सरकारी खजाने से खर्च हो, जिनकी सुरक्षा और लवाजमे पर इतना खर्च हो, और वो रोज सभाएं करते हैं। वो रोज सिर्फ चुनाव ही लड़ रहे हैं। जब से वो 12 साल से आए हैं, कपड़े बदल बदल के, चश्मा बदल बदल के, घड़ी बदल बदल के, जहाज बदल बदल के, कार बदल बदल के सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सब मजाक यही देश बर्दाश्त कर सकता है, कर रहा है। हम क्या कर सकते हैं? वो बर्दाश्त कर रहा है, वो इसको ठीक समझ रहा है, धन्यवाद उसको। सर कोई उपाय, कोई सुझाव? उपाय ढूंढना, उपाय सुझाना राजनीति का काम है, पत्रकार का काम है। जो परिस्थितियां सामने है, उनकी जो उसकी योग्यता है, उसके अनुसार हम जैसे लोगों का जो आप उपयोग करते हैं, उसका विश्लेषण कर। गलत और सही हो सकता है, हमारी अपनी योग्यता अयोग्यता के आधार पर है, लेकिन हमारा काम यहाँ तक सीमित है। मैं कभी अपने काम में अतिक्रमण करने को पसंद नहीं करता, और ठीक भी नहीं समझता। और ऐसा करने से वो गलती होती है जो सुप्रीम कोर्ट से हुई। सुप्रीम कोर्ट का काम एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है। वो जो मतदाता गिनने वहां चले गए और परीक्षण करने चले गए, फेल हो गए, क्योंकि उनका काम ही नहीं है। जिसका जो काम है उसको वो काम करना चाहिए। मेरा काम राजनीति करना नहीं है, मैं हूं ही नहीं उसके लिए, अयोग्य हूं, मेरा कोई अनुभव नहीं, तो मुझे उसमें हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं। मेरा काम इतना है, पत्रकार होने के नाते, जो राजनीति पहले की गई है, जो राजनीति की जा रही है, जो राजनीति करने की योजना है, उनमें जो तथ्य उपलब्ध है, उनके आधार पर उनको विश्लेषित करने की कोशिश करूं, और उस विश्लेषण को प्रस्तुत कर दूं। गलत और सही का नतीजा जो है वो दर्शक, हमारे पाठक और भविष्य करता है। सर बड़ी विकराल, अंतिम सर छोटी सी एक टिप्पणी चाहूंगा। इस विकराल परिस्थिति में आम आदमी मरा जा रहा है, जिसकी आपने तादाद बताई, मैं तो उसे 80% से ज्यादा मानता हूं, क्योंकि वो 80% करहा रहा है। वो अभी आपने देखा, गैस को लेकर गांव भाग गया, गांव पहुंचा तो गांव में भी उसे कुछ मिल नहीं रहा है। कारोबार होगा, जेब में पैसे होंगे तभी कोई काम कराएगा, पैसे नहीं है तो अब आदमी खुद काम कर रहा है। हम लोग गांव के रहने वाले हैं, गांव में जानते हैं क्या है खेती किसानी के हालात। आखिर वो करेगा क्या सर? मरेगा, कहाँ जाए? बिलबिला करेगा, रहा है भूख से, बिलबिला रहा है भूख से। मरेगा। आपके यहाँ 55-60% औरतों के शरीर में खून नहीं है, रक्ताल्पता की शिकार है आबादी के। ऐसे में कोई प्रधानमंत्री दिन में 4 बार कपड़े बदले, डूब के मर जाना चाहिए। जिस देश की 60% औरतों के शरीर में खून नहीं है, आयरन डेफिशिएंसी है, रक्ताल्पता की शिकार है, 40% बच्चे कुपोषित हैं, घुटने उनके चिपक जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। भारत अकेला देश है पूरे साउथ एशिया में जिसमें हमारी जो हाइट है बढ़ नहीं रही है, घट रही है। कोरिया में, चीन में सब नाटे देश थे, छोटे छोटे थे हम लोग, कंपैरेटिवली लंबे बड़े थे। वो हमसे लंबे निकलते जा रहे हैं, इसलिए कि वो ठीक से खाना पीना उनके बच्चों को, उनके औरतों को, उनके आदमियों को मिल रहा है। समाज में इतनी विसंगति नहीं है। हम तो देख ही नहीं रहे अपने देश के, हम गरीब आदमी को कहां देखते हैं। अभी आप देखिए वीडियोस आते हैं, किसी आदिवासी को कोई पीट रहा है, एक हाकी से एक गुंडा पीट रहा था,
सुरक्षाकर्मी पता नहीं अडानी की किसी कंपनी का सिंगरौली में। आप देखिए कितनी बेदर्दी से गरीबों के साथ, पुलिस वाले ठेला पटरी रेहड़ी लगाने वालों के साथ किस बेदर्दी से सब म्यूनिसिपलिटियां और ये पुलिस वाले और ये तमाम इस तरह के जो कथित कानून के रक्षक है, किस बेदर्दी से, कितनी बेरहमी से पेश आते हैं। जिनके घर गिराए जाते हैं, गरीबों के बड़ी मुश्किल से बना पाते हैं, उन पे क्या बीतती है जब वो अपना लाव लश्कर लेके खड़े रहते हैं। लेकिन हमारी तो जो हमारे भीतर मनुष्य होने के गुण होने चाहिए वो सब खत्म होते जा रहे हैं। अब ये चीजें हमें प्रभावित ही नहीं करती। हम अपने आस पड़ोस में कमजोर, बीमार, असहाय लोगों को देखना नहीं चाहते। एक सरकारी अस्पताल चले जाइए और हालत देख के आइए, भारत की तस्वीर है वो। और किसी भी सरकारी अस्पताल में कहीं भी चले जाइए, बीमार है भारत, गरीब है भारत, कठिनाई में है भारत। लेकिन हमारी दृष्टि में दोष आ चुका है। हम मुसलमान देख रहे हैं, फिलिस्तीन देख रहे हैं, पता नहीं कहां कहां देख रहे हैं, अपने आप को नहीं देख रहे। बिल्कुल सर, आपने बहुत गंभीर चर्चा की और आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।